नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश आईटीआई फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर की क्लासेस में। तो ट्रेनीज, अपनी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने थर्ड वीडियो में आ पहुंचे हैं। इस वीडियो में हम आपको भारत स्किल के फिटर फर्स्ट ईयर के थ्योरी के क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है सेफ्टी। ये सीरीज हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है विच फाइल हैज द पैरेलल एजेस थ्रू आउट इट्स लेंथ। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। ठीक है, जैसे फाइल आपने कई तरह की यूज करी होगी, मगर आपने बास्टर्ड फाइल में देखा होगा कि बास्टर्ड फाइल पूरी इस तरह से सीधी नहीं होती। जैसे आप लोग बास्टर्ड फाइल सबसे ज्यादा यूज करते हैं फिटर वाले, तो वो देखना आप कुछ इस तरह से आगे जाके वैसे करके टेपर होती है आगे से। ठीक है, समथिंग इस तरह से टेपर होती है। मगर एक फाइल होती है जिसको हम हैंड फाइल कहते हैं, वो इस तरह से पूरी सीधी होती है। इस फाइल का एक और नाम होता है, इस फाइल को हम सेफ एज फाइल भी कहते हैं। ठीक है, सेफ एज मतलब इसका जो एक किनारा होता है वो सेफ रखा जाता है। जैसा कि आप इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू में भी देख सकते हैं। इस साइड में इसके दांत दिखाए हैं, इस साइड में दांत दिखाए हैं, यहाँ पे दांत दिखाए हैं, मगर यहाँ पे दांत इसके नहीं दिखाए हैं। तो ये सेफ एज फाइल भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसके एक साइड में दांत नहीं होते। ठीक है, ये जो फाइल होती है हमारी पैरेलल होती है, दोनों साइड से समानांतर है। देखिए, तो इसको हम बोलते हैं हैंड फाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 41 का ए, हैंड फाइल। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइज। बेंच वाइज इनमें से किस मटेरियल की बनी हुई होती है। तो ऑप्शन आपके सामने टूल स्टील, उच्च कार्बन इस्पात, मध्यम कार्बन स्टार स्टील, मगर करेक्ट आंसर हमारे पास कास्ट आयरन। एक आपको बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं, जितनी भी हमारी कास्ट आयरन को हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा। इसका ढलवा लोहा इसका इसलिए में नाम होता है क्योंकि इससे हम ढलाइयां बहुत अच्छी बनाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको कास्टिंग बोलते हैं, हिंदी में ढलाई। ढालने का मतलब क्या, कि आपने मेटल को पिघलाया, उसको सांचे में ढाला और फिर उससे कोई चीज बनाया, तो उसको हम बोलते हैं ढालना। ठीक, तो जो हमारा कास्ट आयरन होता है इससे ढलाइयां बहुत अच्छी बनती है, इसलिए इसका नाम ढलवा लोहा होता है और इंग्लिश में कास्टिंग बोलते हैं। तो कास्ट आयरन, तो जो भी चीज आपको आपके सिंगल पीस में दिखेगी ना, वो सारी कास्ट आयरन की बनी होती है। जैसे आपका वी ब्लॉक हो गया, सरफेस प्लेट हो गई, आपकी जो मशीन्स के बेड होते हैं। ठीक है, आपका जैसे इस क्वेश्चन बेंच वाइज हम सिंगल मटेरियल में होती है, तो जितने भी आपको सिंगल पीस में चीजें दिखेंगी ना, वो सारी आपकी ज्यादातर 90% कास्ट आयरन की बनी होती हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड्स क्लियर लाइंस ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस। कौन सा मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपके सामने व्हाइट वॉश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलोज लैक्वेयर। तो जो पर्शियन ब्लू हमारा होता है ये हमको बहुत साफ सुथरी नीली रंग की रेखाएं देता है। पर्शियन ब्लू आप ऐसा समझ लीजिए, जो मिस्त्री लोग होते हैं, हमने देखा होगा नील का उपयोग करते हैं निशान लगाने के लिए घर में। जो मिस्त्री वगैरह मिस्त्री होते हैं, तो वो रस्सी में नील लगा के निशान लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, पाउडर भी आता होगा, आपको ध्यान होगा बचपन में नील का पाउडर आता था पहले, तो वो पर्शियन ब्लू ही होता है बेसिकली। ठीक है, तो पर्शियन ब्लू से हमको क्लियर मार्किंग लाइंस मिलती हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइडेड ऑन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉटों का उद्देश्य क्या है। तो चलिए एक बार ट्राई करिए आप लोग। पहले ऑप्शन पढ़ देता हूं। ऑप्शन ए है जॉब को पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी आसानी से हैंडल करने के लिए, ऑप्शन सी एंगल प्लेट का वजन कम करने के लिए, ऑप्शन डी बेहतर दिखाने के लिए। तो देखिए हमारी स्लॉटेड एंगल प्लेट है। स्लॉटेड एंगल प्लेट का मतलब ये है कि जो हमारी एंगल प्लेट होती है इसमें इस तरह से खांचे बने रहते हैं। देखिए खांचे दिख रहे हैं ना आपको, इस तरह से खांचे बने रहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है ये खांचे बने होने का कारण क्या है। तो ये जो एंगल प्लेट में हमारे खांचे बने होते हैं, इनका मेन उद्देश्य ये होता है कि हम इसमें जॉब को क्लैंप कर सकें। अगर हमको इसमें कोई जॉब को बांधना है, तो इन क्लैंप्स, जैसे हमने यहाँ कोई जॉब लगाई है, तो यहाँ पे नट बोल्ट्स हम इस तरह से फिट करके, नट और बोल्ट फिक्स करके यहाँ पे जॉब को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए एंगल प्लेट में हमारे क्लैंप्स दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया जॉब को पकड़ने के लिए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी फॉर्म जॉइंट कैलिपर। तो कैलिपर्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे। जो भी चीज मैं आपको
मैं इस तरह से वीडियो बनाता हूँ कि अगर आप हमारी जैसे ये वाली वीडियो देखेंगे, तो आपके आने वाले जो अगले 20 क्वेश्चन हो, आपके खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएँगे। ठीक है? ये फ़ायदा होता है कॉन्सेप्ट से पढ़ने का। हमेशा इस तरह से चीज़ों को करें कि आप एक क्वेश्चन जब पढ़ लें, तो उससे आपके आगे के 10 क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएँ। अगर आप क्वेश्चन रटेंगे, तो केवल आपका वही वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए, ये हमारा क्या है? ये देखिए हमारे कैलिपर्स हैं, ठीक? ये देखिए, ये जो हमारा इनसाइड कैलिपर हो गया, सॉरी ये हमारा आउटसाइड कैलिपर हो गया, और ये हमारा हो गया इनसाइड कैलिपर, ठीक है? अब देखिए, एक हमारे दूसरे कैलिपर आते हैं जिनको हम बोलते हैं जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर या फिर हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। एक साइड इनका मार्किंग का होता है और दूसरी साइड इनका प्लेन होता है, इस तरह से। तो ये जो हमारे कैलिपर्स होते हैं, ये हमारे मार्किंग में भी काम आते हैं, और इनसे हम क्या करते हैं, राउंड बार का सेंटर भी निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास में कोई इस तरह से राउंड बार है अगर, और आपको उसका सेंटर निकालना है, तो आप इस तरह से जेनी कैलिपर का यूज करते हुए उसका सेंटर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कौन से कैलिपर से हम ये सब करते हैं, तो आंसर है जेनी कैलिपर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपके सामने डिवाइडर है और आपको बताना है कि ये एक्स क्या है इसमें। तो चलिए एक बार इसका पूरा फिगर ही देख लेते हैं डिवाइडर का। ये देखिए, तो ये हमारे सामने इसका फुल फिगर है, ठीक। तो देखिए, एक बात मैं बहुत रिपीट कर दूं, आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर वाले बच्चे फर्स्ट ईयर में एग्जाम दे के आते हैं, उनको पता चल जाता है, मगर आप लोग पहली बार सीबीटी देने जाएंगे, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि भारत स्किल में जो भी फिगर वाले क्वेश्चन हैं, इनको छोड़ने की भूल मत करना। कई बच्चे क्या करते हैं, फिगर वाले क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं और सिर्फ यही वाले जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है याद कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार 3 साल से जो पेपर है आईटीआई का, भारत स्किल से ही सेट हो रहा है, और उसमें भी 20% क्वेश्चन आप मान के चलिए, 100 में से 20 क्वेश्चन मिनिमम आपको फिगर वाले देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जो नीमी आपका पेपर सेट करता है, फिगर वाले क्वेश्चन बहुत देता है, तो फिगर वाले क्वेश्चन छोड़ने की भूल मत करिएगा, ठीक है? फिर मत कहिएगा किसी ने बताया नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। तो ये जो देख लीजिए फिगर, ठीक है, ये हमारा डिवाइडर है, इसको यहाँ पे वॉशर हम कहते हैं, देख लीजिए जल्दी जल्दी, ये नट हो गया, ये बॉल हो गया, ठीक है, इसको फलक्रम कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट लगा इसको फलक्रम कहते हैं, ये स्प्रिंग हो गया और ये पैग हो गया, ठीक है। फिलहाल हमसे ये पूछा है, तो ये क्या है, फलक्रम है, ये हो गया हमारा फलक्रम इज द राइट आंसर, ठीक। 46 का फलक्रम डी। अगले क्वेश्चन में कहता है नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सामने आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, आपको बताना है ये क्या है। तो ये है 47 का सी, यूनिवर्सल बेवल गेज इज द राइट आंसर। फिगर याद रखिए, ये यूनिवर्सल बेवल गेज है, इससे हम एंगल्स नापते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच इज यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने फाइलिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, जो हमारी ट्रायंगुलर फाइल होती है, उसको अगर सामने से देखेंगे तो इस तरह से देखेगी, ट्रायंगल दिखेगा। ये जो ट्रायंगल होता है हमारा 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमारी जो अगर यहीं पे ग्रूव है इस तरह का, आपको इसको फाइलिंग करना है, तो आप इसको फाइलिंग तभी कर सकते हैं जब ये 60 डिग्री से, या तो 60 डिग्री का है या फिर 60 डिग्री से बड़ा है, तभी इसमें हमारी फाइल जाएगी, ठीक है। तो ट्रायंगुलर फाइल का हम यूज़ केवल वहीं पे कर सकते हैं। मगर अगर कहीं पे हमको 10 डिग्री या इस तरह के छोटे एंगल कहीं पे फाइल करने होते हैं, बहुत स्मॉल है यहाँ पे इस तरह से, तो वहाँ पे हम नाइफ एज फाइल का यूज़ करते हैं। नाइफ एज फाइल क्या होती है, इस तरह से दिखती है, ये आईटीआई में अवेलेबल होगी, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल चाकू की तरह दिखती है नाइफ एज फाइल। और जैसे चाकू हमारा, ये क्या होती है, ऊपर से मोटी होती है यहाँ से, और यहाँ से पतली होती है, तो वी आकार बनाती है यहाँ से, ठीक है। इसको आप देखेंगे क्रॉस सेक्शन सामने से देखेंगे, तो आपको इस तरह से वी दिखेगा, ऊपर से मोटी नीचे से पतली होती है। हमारी नाइफ एज फाइल का हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमको बहुत पतले कहीं पे छेद होते हैं, डिग्री में होता है 10 डिग्री के लगभग, तो वहाँ पे हम नाइफ एज फाइल का उपयोग करते हैं। 48 का डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है नेम द डिफेक्ट दैट कॉजेज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। देखिए, जब भी हम लोग फाइलिंग करते हैं, जैसे हमारी कोई स्मूथ फाइल है, ठीक है, इसमें होते हैं दांत, सॉरी दोबारा बनाता हूँ। ये देखिए, जैसे हमारी कोई फाइल है, स्मूथ फाइल है, इसका हैंडल है, ठीक, ये इस तरह के इसके हो गए दांत, ठीक। अब क्या होता है जब इसमें फाइलिंग करते हैं,
तो जो भी हमारा अगर कोई सॉफ्ट मटेरियल की हम फाइलिंग कर रहे हैं, जनरली आप देखें लकड़ी में बहुत होता है, तो उसमें क्या होता है लकड़ी का बुरादा या मटेरियल के चिप्स इसमें फंस जाते हैं इस तरह से फाइल में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं। पिन जैसे फंस गए ना बीच में, तो इसको पिनिंग ऑफ फाइल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो बहुत ध्यान रखना, पिनिंग ऑफ फाइल के वजह से धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच फंस जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। अगले क्वेश्चन में कहता है विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रूव्स। ऑयल ग्रूव्स को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि कौन सी छेनी कहाँ पे उपयोग होती है। दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन आगे भी एक दो चार दिए हैं। ये देखिए हमारा होता है फ्लैट चिजल, जो साधारण कार्यों के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। और कौन सा है, ये देखिए फ्लैट चिजल ही है, ठीक। उस हाँ सॉरी कौन सा रह गया, हाँ ये देखिए एक एक क्रॉस कट चिजल होता है हमारा, इसको केप चिजल भी बोलते हैं। इससे हम क्या करते हैं, कीवे काटते हैं, कहीं पर अगर हमको कीवे या स्लॉट्स वगैरह काटते हैं तो इससे काटते हैं। दूसरा आता है हमारा हाफ राउंड नोज चिजल, इसको बोलते हैं हाफ राउंड नोज चिजल। इसको अगर हमें कहीं पे कर्व है वहां पे काटना है तो वहां पे यूज करते हैं। और अगर कहीं पे ऑयल के ग्रूव हमको बनाने हैं तब भी हम वहां पे इसी का यूज करते हैं। तो ये है हमारी हाफ राउंड नोज चिजल, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि ऑयल ग्रुप बनाने के लिए कौन सी चिजल का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग यूज करते हैं हाफ राउंड नोज चिजल, जो इस तरह से दिखती है। फिर आता है डायमंड पॉइंट चिजल। अगर कहीं पे हमको कॉर्नर इस तरह से बनाने होते हैं तब उसके लिए हम डायमंड पॉइंट चिजल का यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन और आएगा, वहां पे आपसे वेब चिजल का उपयोग पूछा जाएगा। तो फिटर वाले जनरली जनरली बहुत बार चेन ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह से यहाँ पे छेद बनाया ना पास पास में, इसको बोलते हैं चेन ड्रिलिंग, एक के बाद एक ड्रिल मारना, इसको चेन ड्रिलिंग बोलते हैं। तो चेन ड्रिलिंग को जब हमको काटना होता है तब हम वेब चिजल का उपयोग करते हैं, जो इस तरह से दिखती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, ऑयल ग्रूव्स बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाफ राउंड नोज चिजल का यूज करते हैं। तो 50 का सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपको फाइलें दिखानी है और आपको इनका नाम बताना है। तो ये जो फाइलें हैं ये फिटर वर्कशॉप में आपको शायद ही बहुत रेयर देखने को मिले, ठीक है। ये जनरली जो सिल्वर में चांदी का काम करते हैं वहां पे यूज करते हैं, और महीन काम करने के लिए तो इसको रिफलर फाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिफलर फाइल होती है, ये रिफलर फाइल है, फिगर से याद रखें आप इसको। ये फिटर वर्कशॉप में बहुत कम यूज होती है। अगले क्वेश्चन में आपको वाइस का एक चित्र दिखाया गया, आपको नाम बताना है। तो ध्यान रखिएगा ये है पिन वाइस, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए इसको, ये है पिन वाइस। डायग्राम याद रखिए, देखिए ना छोटी सी फाइल होती है इस तरह से पकड़ने वाले, इसमें आप पिन टाइप के ना कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं उसको पकड़ सकते हैं। वाइस बेसिकली क्या है, वाइस पकड़ने का साधन है। जो उसको बेंच में लगा दिया तो बेंच वाइस कह देते हैं, ठीक है। पिन लगा तो पिन वाइस हो गई, ठीक है। इस तरह से और भी कई सारी वाइस होती हैं। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ों पकड़ने का काम आती है, इसको पिन वाइस बोलते हैं। हाथ में पकड़ लेते तो हैंड वाइस बोल देते हैं, जैसे पिछले जो हमारी वीडियो थी उसमें हैंड वाइस आया था। अगले क्वेश्चन में बोलता है विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। अगर आपको बहुत हैवी ड्यूटी का वर्क करना है तो आप कौन सा ग्राइंडर का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन है आपके सामने, बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर, और ऑप्शन डी है सरफेस ग्राइंडर। तो देखिए भाई, अगर आपने अपना ग्राइंडर बेंच के ऊपर लगा दिया, जैसे आपकी फिटर में बेंच होती है, बेंच वाइसेस वाली बेंच में लगा दिया, तो उसको बोलते हैं बेंच ग्राइंडर। पोर्टेबल ग्राइंडर वो ग्राइंडर होता है जिसको आप आसानी से कहीं भी लेके घूम सकते हैं, ठीक है, कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टेबल ग्राइंडर। सरफेस ग्राइंडर वो ग्राइंडर होता है जो सरफेसेस बनाने के काम आता है, ऊपर ऊपर की, ठीक है, सरफेस ग्राइंडर बोलते हैं। और हैवी ड्यूटी में हम कौन सा यूज करते हैं, हैवी ड्यूटी में हम यूज करते हैं पेडेस्टल ग्राइंडर। पेडेस्टल क्या होता है, जैसे आप लोगों ने मूर्तियां देखी होंगी ना, मूर्ति होती है, जैसे यहाँ पे किसी की मूर्ति लगी है मान लीजिए, ठीक है, किसी की मूर्ति लगी है, तो मूर्ति के नीचे क्या होता है, इस तरह से चबूतरा बनाते हैं। तो ये चबूतरे को इंग्लिश में बोलते हैं पेडेस्टल, ठीक। तो जो पेडेस्टल ग्राइंडर होता है इसी तरह, वो बहुत भारी होता है, तो इसी तरह के चबूतरे के ऊपर उसको लगाया जाता है इस तरह से, तो वो हैवी ड्यूटी भारी कामों के लिए यूज होता है। तो ध्यान रखिए इसका आंसर होगा पेडेस्टल ग्राइंडर। अगले क्वेश्चन में बोलता है विच चिजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल्स आफ्टर चैन ड्रिलिंग। अभी मैंने आपको दिखाया था कि चैन ड्रिलिंग के बाद कौन सी छेनी का उपयोग करके हम मटेरियल को हटाते हैं, तो उसको हम यूज करते हैं वेब चिजल। वेब चिजल का उपयोग करके इस तरह से हम चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को हटा सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया वेब चिजल। अगले क्वेश्चन में कहता है
विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉस। लकड़ी का काम करने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने बेरेट फाइल, टिंकर फाइल, मिल्सॉ फाइल, रिफलर फाइल। तो इसका आंसर है मिल्सॉ फाइल। ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये फिटर वर्कशॉप में शायद ही आपको बहुत मुश्किल देखने को मिले। ये जनरली जो वुड वर्किंग वाली शॉप्स होती है वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, जो हमारी आरी होती है, ठीक है, इस तरह से होती है, उन पे आरी होती है। ठीक है, यहाँ पे दांत समझ लीजिए इसके, लकड़ी काटने वाली। तो जब उसके दांत बनाने होते हैं वहां पे हम मिल्स ऑफ फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, नाम से ही है वुड वर्किंग सॉ, तो मिल्स ऑफ फाइल। ठीक, इसको याद करेंगे आप। अगले क्वेश्चन में कहता है वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प्ड। जो हैमर का, हथौड़े का वजन कहाँ पे दर्शाया जाता है? ये क्वेश्चन हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था, आपको मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आया था, तब भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, उस समय पूछा था। तो जो हैमर का भार है, कंपनी का नाम वगैरह है, वो इस पोजीशन पे लिखा रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? चीक बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हैमर का भार कहां पे आपको लिखा रहता है हैमर पे, तो लिखा रहता है इस स्थान पे। इस स्थान को बोलते हैं चीक। ठीक है, तो 56 का सी, चीक इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चिजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल वाइल चिपिंग। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशासित कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, तो देखिए भाई, सबसे पहले क्लियरेंस एंगल क्या होता है, निकासी कोण क्या होता है, ये समझ लीजिए। अगर कोई हमारी इस तरह से सरफेस है, ठीक, इसमें को आप चिजल से काट रहे हैं, तो ये आपकी चिजल आ गई। ठीक है, ये आपकी चिजल हो गई हमारी। तो ये जो चिजल होती है हमारे तीन कोण बनाती है। ठीक है, ये हमारी चिजल है, छैनी जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, ये चिजल हो गई। तो ये तीन कोण बनाती है। इससे पहले की वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 30 था उसमें भी एक प्रश्न आया था, तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये वाला जो कोण हमारा होता है इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। ठीक है, क्लियरेंस एंगल। और ये वाला जो कोण होता है इसको बोलते हैं रेक एंगल। बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये जो छैनी का हमारा कोण होता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल या फिर कटिंग एंगल। ठीक, तो आपसे बोल रहा है अगर ये वाला कोण हमारा कम है, ये वाला कोण कम है मतलब छैनी आपकी किस तरह से है, इस तरह से है, तो आपको सामने क्या कंडीशन आएगी? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं। ऑप्शन ए है कटिंग एज घुस नहीं पाएगी, छैनी फिसल जाएगी। ऑप्शन बी कहता है कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, कट और गहरा लगेगा। ऑप्शन सी कहता है कटिंग एज टूट जाएगा। ऑप्शन डी कहता है छैनी की कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता है। तो सीधी सी बात है, अगर आपने छैनी को ज्यादा टेढ़ा इस तरह से कर दिया तो क्या होगा? कटिंग एज मटेरियल में नहीं घुसेगा और छैनी आपकी फिसल जाएगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्सेस विदाउट रैप्चर। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। देखिए, कहीं पे मान लीजिए इस तरह की तारें लगी हुई हैं। ठीक है, मेटल की तारें होती हैं बहुत जगह, और वहां पे इस तरह से हमने उसको कोई चीज को, कोई वेट उसमें लगाया है, तो ये तार नहीं टूट रहा है, ये तार इस फोर्स को झेल पा रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी के कारण है? तो वो होता है टेनासिटी के कारण। कई बच्चे टेनासिटी और डक्टिलिटी के बीच में कंफ्यूजन करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। डक्टिलिटी क्या होती है? धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप हम धातु को तार में बदल सकते हैं, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, अगर आपको तार बनाने हैं तो आप यूज करेंगे डक्टिलिटी का। आप डक्टिलिटी के द्वारा उसके तार बना पा रहे हैं, लोहे वो मेटल के। जैसे घर में आपने कपड़े टांगने वाले तार भी देखे होंगे, मगर आपका तार टूट नहीं रहा है, वो आपका फोर्स झेल पा रहा है, तो वो पा रहा है टेनासिटी के द्वारा। ठीक, इलास्टिसिटी क्या होता है कि अगर आपने अपने धातु में कोई बल लगाया, बाहरी बल, तो वो खिंच जाए, और जैसे ही आप बल लगाना बंद कर दें तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है कि आपका जो पीस है उसको आप हैमर, हथौड़ा मार मार के उसकी पतली पतली चादरें बना देते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम फॉइल,
जो खाना लपेटने में उपयोग किया जाता है तो उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो आपसे पूछा था टूटे बिना तन्यता बलों को, तन्यता मतलब खिंचाव बल जो इस तरह से लगते हैं उसको झेल पा रहा है तो उसको बोलते हैं टेनेसिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपको माइक्रोमीटर दिखाया गया है और आपको बताना है ये एक्स क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे एक्स को बोलते हैं एनविल। ठीक है, ये हमारा एनविल होता है, ये हमारा स्पिंडल होता है माइक्रोमीटर का जो आगे पीछे जाता है स्पिंडल। इसको बोलते हैं फ्रेम, जो आपको यू आकार का दिख रहा है, यू या सी आकार का दिख रहा है, इसको फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, ये जो राउंड होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं थिम्बल। ठीक, इसको बोलते हैं थिम्बल। जो यहाँ पे सीधा होता है इसको बोलते हैं बैरल या फिर स्लीव, और ये पीछे होता है इसको बोलते हैं रैचेट स्टॉप। तो आपको एक्स पूछा था ये, तो ये होता है एनविल। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होती है 0.01। ठीक है, अगर आपसे माइक्रो वर्नियर कैलिपर की पूछता है, देखिए कहीं भी अगर आपसे वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, इनकी एक्यूरेसी पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखना 0.02 होती है। ठीक है, और जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसीलिए उसकी एक्यूरेसी 0.01 होती है। ठीक, मगर आपसे कहीं पे अगर वर्नियर माइक्रोमीटर की पूछ ले, वो माइक्रोमीटर भी है वर्नियर माइक्रोमीटर भी है, तो उसकी हो जाती है 0.001। ठीक, तो इसको याद रखेंगे आप कि माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.01 होती है। तो ये थी हमारी आज की इस सीरीज की तीसरी वीडियो, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करे हैं। आई होप इस वीडियो में आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आपको अगर कोई और सजेशन है आपका तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।